भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। जेंजी प्रोटेस्ट की आग ऐसी भड़की कि देश की सियासत पूरी तरह से हिल गई। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जेंजी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में काठमांडू स्थित संसद भवन से लेकर तमाम सरकारी दफ्तर और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल में हिंसा की आग भड़की और अब वहां क्या हालात हैं। बता दें, नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि जेंजी द्वारा सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के बाद ये प्रदर्शन शुरू किया गया था, जो कि पुलिस के बल प्रयोग के बाद हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए। साथ ही उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर भी हमला किया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास से दौड़ा कर मारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिख रहा है। देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़प और आगजनी में 22 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दरअसल जो कुछ भी नेपाल में हुआ वो एक दिन में लगी आग नहीं थी, बल्कि पिछले कई सालों की वो चिंगारी थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। इस बीच ये देश ने 3 ऐसे बड़े घोटाले हुए जिन्होंने चिंगारी को हवा देने का काम किया। नेपाल ने कुछ पिछले 1 दशक में 3 बड़े घोटाले देखे जिसने आम आदमी को प्रभावित किया। ये घोटाले थे गिरिबंधु टी एस्टेट स्कैम, ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और फिर कोऑपरेटिव स्कैम। लोगों का कहना है कि इन घोटालों के बहाने मंत्रियों और राजनेताओं ने टैक्स पेयर्स का पैसा हड़पा। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्यों ये तीनों ही घोटाले नेपाल और यहाँ की जनता के लिए नासूर बन गए। इन घटनाओं ने नेपाल के वित्तीय सिस्टम में विश्वास की नींव हिला दी है। हजारों परिवार बर्बाद हो गए और कई लोग अब तक मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, जनवरी 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लैंड मैनेजमेंट एक्ट 1964 में 8वां संशोधन लागू किया। इस संशोधन के तहत ऐसे नियमों को शामिल किया गया जिसके तहत कंपनियों को तय सीमा से ऊपर जमीन को ट्रांसफर करने, एक्सचेंज करने या फिर देनदारियों को चुकाने के लिए भुगतान की मंजूरी मिल गई। कई लोगों ने इसे नीतिगत भ्रष्टाचार करार दिया। साथ ही आरोप लगाया कि ये कानून गिरिबंधु एस्टेट को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि इस घोटाले में 51 बीघा भूमि का अवैध रूप से आदान प्रदान हुआ और करीब 55,000 करोड़ का घोटाला हुआ। साल 2024 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ओली सरकार के इस कानून को रद्द कर दिया था। ओरिएंटल कोऑपरेटिव स्कैम नेपाल का सबसे बड़ा घोटाला है। इस संस्था पर करीब 87 अरब रुपए यानी करीब $630 मिलियन की राशि गबन करने का आरोप है। बताया जाता है कि इसमें करीब 59,587 जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। ओरिएंटल कोऑपरेटिव और इससे जुड़े 40 से ज़्यादा सहकारी संस्थाओं ने लोगों को ऊंचे ब्याज और आकर्षक योजनाओं का लालच दिया, लेकिन बाद में उनकी जमा पूंजी वापस नहीं की। जनवरी 2024 तक सरकार सिर्फ 772.44 मिलियन ही जमाकर्ताओं को लौटा पाई थी। ये मामला नेपाल की संसद और सड़कों दोनों पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। पीड़ितों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। नेपाल में सहकारी समितियों की स्थापना आम जनता की बचत और छोटे ऋण की सुविधा के लिए की गई थी, लेकिन देखते ही देखते कई समितियां भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव का अड्डा बन गईं। इस घोटाले के तहत इमेज कोऑपरेटिव में पूर्व मेयर देव कुमार नेपाली पर 2.25 अरब रुपए गबन का आरोप लगाया। सहकारी धोखाधड़ी के आरोपी बागलुंग के धोरपाटन नगर पालिका के मेयर देव कुमार नेपाली को भारत में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा स्वर्ण लक्ष्मी कोऑपरेटिव, जिसमें सांसद माया राय पर 23 मिलियन रुपए के गबन का आरोप लगा,
वहीं लमजुट और कोऑपरेटिव में 65 मिलियन रुपए से ज्यादा की हेराफेरी हुई थी। बता दें, सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इसका बड़ा असर अब नेपाल की जेलों पर भी दिखने लगा है। इसी सिलसिले में गुरुवार को भी रामेछाप जिले की एक जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 कैदी मारे गए और 13 घायल हो गए। इस तरह मंगलवार से अब तक कुल 8 कैदी जेलों में हुई झड़पों में मारे जा चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक देश भर की 25 से ज्यादा जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। ये घटनाएं तब शुरू हुई जब जेनजी समूह के नेतृत्व में पूरे नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। नेपाल में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद सेना फिलहाल स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में नेपाली आर्मी की धारा 144 लगाई हुई है। बाजार बंद पड़े हैं और सड़कें एकदम सुनसान हैं। सेना सड़कों पर उतरी हुई है। इस दौरान स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। बीते दिन जेनजी प्रदर्शनकारियों के नेता सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा, युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं के भ्रष्टाचार से तंग आकर किया गया था। हमारा मकसद संविधान नहीं बल्कि संसद भंग करना था। बता दें, नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रदर्शनकारी अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय रखे हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह यानी बालेन को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि पुरानी राजनीतिक जमातों से छुटकारा पाकर ही देश के लिए ईमानदार नेतृत्व तैयार हो सकता है। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि देश चलाना आसान काम नहीं है। ऐसे में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि कार्की के पास देश को संभालने और प्रशासनिक प्रबंधन का लंबा अनुभव है, जो इस कठिन समय में बेहद जरूरी है। हालांकि अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में जेनजी और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई। इसमें पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमन घिसिंग का नाम सामने आया। बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे कुलमन घिसिंग ने काठमांडू में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती को खत्म करके खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल की कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। नए नेता के सामने देश को वर्तमान राजनीतिक हालात से स्थिरता और विकास की ओर ले जाने की चुनौती होगी। नए नेता को न केवल देश को कई चुनौतियों से उबारना होगा, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर एकजुटता की भावना को भी मजबूत करना होगा। एक तो और समावेशी नेतृत्व ही वर्तमान में नेपाल की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि देश विकास की राह पर आगे बढ़ सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। उत्तराखंड और देश से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।